तो चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन और उसमें ही पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। सॉल्यूट पार्टिकल के जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कितना मोल है उस सॉल्यूट पार्टिकल का उस पर डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है। क्या भाई? तो RLVP रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ा है। कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घट जाता है। आवाज आ रही है? सबमिट कर लो। है ना, वेपर प्रेशर घट जाता है और बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। और उसका फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेट मास ऑफ आइस which will be separated of by cooling a solution containing 100 gram of glucose in 300 gram water to -5 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया हुआ है वाटर के लिए 1.86। देखो क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में वाटर पड़ा हुआ है, मतलब वाटर सॉल्वेंट हो गया, 300 ग्राम है, और उसमें ऐड कर दिया गया है 100 ग्राम ग्लूकोज का जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। उसको कूल किया गया, मतलब ठंडा किया गया। तो कूल करेंगे तो क्या होगा? कूल करेंगे तो उसमें से कुछ जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर जो है वो आइस बन जाएगा कूल करने पर। -5 डिग्री सेल्सियस पर कूल किया, यानी बेसिकली सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -5 डिग्री हो चुका है और -5 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग किया। तो कूल करोगे तो कूल करने पर यानी कुछ हीट उसमें से निकालेंगे तो जो वाटर है सॉल्वेंट, उसका कुछ पार्ट आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आइस बनेगा, उसका मास क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, पहले इसको देखोगे। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ही है, वाटर सॉल्वेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन ही कहेंगे। उसमें वाटर था भाई।
और -5 डिग्री सेल्सियस पर जब कूल किया तो इसमें से जो वाटर है कुछ आइस में कन्वर्ट हो गया, और आइस की डेंसिटी कम होती है तो पानी के लेयर के ऊपर में सेपरेट हो जाएगा। तो इसी का मास पूछता है कि नहीं। शुरुआत में पानी जो है 300 ग्राम लिया गया था, लेकिन इसमें से अगर कुछ आइस बन गया तो अब जो है ये जो वाटर नीचे बच गया उसका जो मास है वो 300 ग्राम नहीं बल्कि 300 ग्राम से कम रहा होगा। अब कितना रहा होगा, तो ये लिक्विड है। लिक्विड के मास को हम जो कि सॉल्वेंट है W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बेसिकली W2 ग्राम। मान लो कि कुछ आइस बनने के बाद W2 ग्राम इस सॉल्वेंट जो कि पानी है बचा हुआ रह गया, और ये जो आइस है ये ऊपर में तैर रहा है। यही आइस कितना बना, तो हम सोच सकते हैं कि ये जो आइस बनेगा ना 300 ग्राम हम लोगों ने पानी लिया था, अब उसमें से W2 ग्राम वाटर बचा हुआ है, तो आइस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 300 में से W2 को हम लोग माइनस कर देंगे। यानी बेसिकली यदि ये W2 मिल जाए कि कितना वाटर सॉल्वेंट बचा हुआ रह गया आइस बनने के बाद, तो आइस का जो फॉर्मेशन होगा वो हमको मिल जाएगा। 300 में से W2 को माइनस कर देंगे। अब ये बात रही कि W2 जो सॉल्वेंट का मास है वो कहाँ से मिलेगा, फॉर्मूले से मिलेगा, दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सॉल्यूशन का -5 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। इसका मतलब डेल्टा TF मिल गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और -5 का डिफरेंस कितना, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF हुआ। KF का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां से क्या करेंगे कि डेल्टा TF का फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है, सबको याद है? क्या लिखते हो, KF, और उसके बाद क्या लिखते हो, मोलालिटी। और मोलालिटी का फार्मूला होता है W2, यही सॉल्वेंट का जो मास है, सॉरी W1, हाँ ओके, ये W2 नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे W1। क्यों इसीलिए W1 कहेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W1 से, है कि नहीं। हाँ, तो ये हम लोग इसको W1 कहेंगे, ये W2 सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने W2 नहीं बल्कि W1 कहा, क्योंकि अभी तक हम लोग सॉल्वेंट के मास को W1 रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो W1 ही कहेंगे। ये भी W1 है ना, सॉल्वेंट का मास W1। और यहाँ जो लिखते हो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, तो मास W2 से रिप्रेजेंट करते थे, उसी से रिप्रेजेंट यहाँ पे भी करेंगे। एंड डिवाइड बाय मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का, डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास, यही W1 है। सॉल्वेंट का मास यहाँ पर जो बचा हुआ रह गया, और ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो डेल्टा TF दिया है 5, KF का वैल्यू दे दिया है 1.86, है कि नहीं। और सॉल्यूट का मास W2, देखो W2 क्वेश्चन में दिया है, सब सॉल्यूट का मास जो ग्लूकोज है 100 ग्राम के बराबर है, इट इज गिवन। W2 का मतलब सॉल्यूट का मास ये 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ W2 रखा 100 ग्राम और इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई, ये देखो ध्यान से, ये W1 सॉल्वेंट का मास होता है। अब कहोगे सॉल्वेंट का मास सर तो ये 300 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या 300 हम रख दे, नहीं बेटा, इसमें से कुछ आइस बन गया, तो अब सॉल्वेंट का मास 300 ग्राम नहीं रहा। 300 ग्राम शुरुआत में लिया गया था, अब 300 से कम हो गया, कितना कम हो गया ये नहीं पता, उसी को तो W1 कह रहे। तो W1 से हमने यहाँ पर उसको वैल्यू को W1 ही रखा, और ये W1 इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो W1 यहाँ से हम लोगों ने निकाला, ये आ जाता है 206.6 ग्राम। यानी बेसिकली सॉल्वेंट जो कि वाटर है, आइस बनने के बाद 206.6 ग्राम बचा हुआ रह गया, तो जो आइस बनेगा, आइस फॉर्म, वो कितना बनेगा, लिया था हम लोगों ने 300 ग्राम,
और अब जो है सॉल्वेंट बचा हुआ है W1 ग्राम, बाकी सॉल्वेंट क्या हो गया अगर माइनस करते तो आइस बन गया। तो 300 में से 206.6 को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये जो आंसर आया कितना आ जाएगा 93.4 ग्राम, ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। ये W1 है। अच्छा, इसको हम फिर से ठीक से लिख देते हैं। इसमें क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इसके पहले जो न्यूमेरिकल करते थे उसमें तो जो सॉल्वेंट का मास शुरुआत में लेते थे वही पुट कर देते थे। बात सही थी, क्योंकि वहां पर कूलिंग नहीं होती थी। स्पेसिफिकली जब तक कूलिंग लिखा नहीं जाए तो हम मानेंगे कि सिर्फ सॉल्यूशन बना दिया गया है और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, जितना घटना था वहां पर कूलिंग नहीं हुआ। लेकिन कह दिया कि कूलिंग हो रहा है, तो जब भी फ्रीजिंग पॉइंट पर कूलिंग होगा ना, तो कुछ सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, कुछ सॉलिड फेज में जाएगा। अगर वाटर है तो कुछ आइस बनेगा। अब कुछ आइस बनेगा तो कुछ सॉल्वेंट जो है वो घट गया। सॉल्वेंट का अमाउंट अब सॉल्यूशन में जो जाता है वही फार्मूला में लगता है, जिसको यहाँ पर हम W1 लिख रहे हैं। हो गया सर। सब क्या हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। और डॉट का टाइमिंग भी आप लोगों को दिया गया है। कुछ बच्चे आज आए थे डॉट पूछने, तो कोई भी पटना में है और किसी तरह का कोई भी किसी भी टॉपिक से डॉट होता है क्वेश्चन करने के लिए, तो डॉट का जो टाइमिंग उसमें आप आ सकते हैं, सेंटर पे हम लोग रहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो साथ में लिखते भी जाओगे इसको, ऑस्मोसिस। इट इज ए spontaneous process in which solvent molecules pass through a semi-permeable membrane from
less concentrated solution to more कॉन्क लिख दिया, कॉन्क का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम कहते हैं, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एसपीएम जब भी हम लिख रहे हैं इसका मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows only solvent molecules to pass through it. It means solute particles cannot pass through it क्या इंग्लिश में कह रहा है उसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं हिंदी में। देखो, मान लो कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, दो सॉल्यूशन हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है और दो सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है कि उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही पास करता है, सॉल्यूट का पार्टिकल पास नहीं करता। यही एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और दो सॉल्यूशन है, लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो कह दिया लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और राइट वाला जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मोर कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब राइट वाला सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और लेफ्ट वाला में कम है। मान लो ये 2 मोलर है राइट वाला, तो लेफ्ट वाला 1 मोलर है। लेफ्ट वाले का मोलरिटी राइट वाले के मोलरिटी से कम है। तो कहता ये है कि कभी भी दो सॉल्यूशन आपस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः अपने आप, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये जो सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, है ना, दो तरफ सॉल्यूशन, एक लेस और इधर में मोर, तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो शुरू हो जाता है थ्रू एसपीएम, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में फ्लो शुरू हो जाता है किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस फ्लो है जिसको नेट फ्लो कहते हैं, नेट फ्लो का मतलब क्या, राइट से लेफ्ट में भी सॉल्वेंट जाएगा और लेफ्ट से राइट में भी जाएगा, लेकिन जो नेट फ्लो है यानी ओवरऑल हम फ्लो देखेंगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नेट फ्लो किधर किया, तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में फ्लो होता है, इसको कहते हैं नेट फ्लो। नेट फ्लो किसका, सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स।
क्योंकि एसपीएम की प्रॉपर्टी है कि उसके थ्रू में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, याद रखना, उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास करता है, सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो पास नहीं करता, नॉट पास। तब क्या होगा? पहली तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जो स्पॉन्टेनियस फ्लो हुआ, किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। कहां से कहां तक? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की ओर। तो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। कहां पर देखने को मिलता है? ये जो आम का अचार बनता है ना, तो आम का अचार पिकल्स जो बनाया जाता है, तो शुरुआत में बड़ा एकदम तरोताजा रहता है। शुरुआत में जब बनाया गया उसमें सॉल्ट वगैरह डाल देते, तो उसके अंदर में वाटर मॉइस्चर रहता है, तो फूला-फूला रहता है। अब 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद देखोगे, तो क्या होता है, वो श्रिवेल कर जाता है, सिकुड़ जाता है आम का अचार। क्यों? क्योंकि जो वाटर अंदर में प्रेज़ेंट था, लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्ट नहीं था। सॉल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और बाहर में सॉल्ट था। तो ये जो अचार था, पिकल्स था, उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट था, वो निकल करके बाहर की ओर, जिधर की सॉल्ट ज़्यादा है उधर चला आता है। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। या जैसे कोई एक लीफ है, ये सूख गया, ड्राई हो गया, और उसको पानी में डाल दो, तो लीफ में तो अब ड्राई हो गया है, तो अंदर में मॉइस्चर बहुत कम है, सॉल्वेंट कम है, और बाहर अगर हम उसको पानी में डाल दें, एक बाल्टी है उसमें हमने पानी में उस लीफ को डाल दिया, ड्राई जो था या सेमी ड्राई था, क्या होता है, थोड़ी देर में वो जीवंत हो जाता है, उसमें पानी चला जाता है और जो लीफ है वो फिर से हरा-भरा दिखने लगता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि बाहर जो पानी था प्योर सॉल्वेंट था, यानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें से फ्लो किया वाटर का मॉलिक्यूल और उस लीफ के अंदर चला गया। ये कैसे हो रहा है? ऑस्मोसिस के चलते। लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का स्वतः स्पॉन्टेनियस फ्लो को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो सर क्या ये लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ खाली ऐसे ही कोई सॉल्यूशन है? तो भी कह सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन करते हैं, a spontaneous flow of solvent molecules from pure solvent to a solution। तो ही बात हो जाती है। प्योर सॉल्वेंट भी क्या है? उसमें सॉल्यूट कहते हैं टेंड्स टू 0 है, यानी एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट ना के बराबर है। तो भी इधर अगर प्योर सॉल्वेंट रहे और इधर कोई सॉल्यूशन रहे, तो भी नेचुरल फ्लो होगा प्योर सॉल्वेंट का, किधर? जो सॉल्यूशन है उधर की ओर। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जरा देखो, ऑस्मोसिस तो समझ में आया। अब जब ऑस्मोसिस होगा तो कहीं न कहीं जाकर के रुकेगा। कब रुकेगा? जबकि इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कब आएगी? जबकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ये हो क्यों रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के चलते, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के चलते। ये मान लो C2 है, C2 का मतलब क्या? कंसंट्रेशन। ये C1 है, ये C1 क्या? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर C2 जो है ना, वो C1 से ज़्यादा है। यानी अगर हम मोलरिटी की बात करें, तो मोलर कंसंट्रेशन C2 बड़ा है और C1 कम है। तो ये कभी तो रुकेगा। कब रुकेगा? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इसमें जब फ्लो कर रहा था, तो इसका कंसंट्रेशन धीरे-धीरे घटेगा। जो कि कंसंट्रेशन हाई था, सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो धीरे-धीरे घटेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि C1 और C2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा। उसमें नेट फ्लो सॉल्वेंट का रुक जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो तब तक क्या होगा कि इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा, तो अगर कैपिलरी लगा है तो इधर में ना सॉल्यूशन राइज करना शुरू कर देगा। ये सॉल्यूशन राइज करेगा राइट हैंड साइड में। तो मान लो कि इधर में भी कैपिलरी एक्शन के चलते इतना अगर राइज किया है, तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन राइज किया हुआ रहेगा इक्विलिब्रियम पर, जबकि अब फ्लो नेट फ्लो बंद हो गया है। ये हाइट मान लो कि h के बराबर है। h, ये जो हाइट है वो h के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसको h कह लो। दिस वे एक्स्ट्रा जो हाइट डेवलप हुआ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया। यही जो एक्स्ट्रा हाइट सॉल्यूशन का डेवलप होगा, वो प्रेशर अप्लाई करेगा इस साइड में, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में। तो जो
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करेगा इक्विलिब्रियम पर, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम पर, उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रेशर डेवलप्ड टू more concentrated solution side due to osmosis at osmotic equilibrium, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले इतना नोट करो, फिर से उसको हम लोग पढ़ेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड थोड़ा लगा देना। प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, यही तो है। क्या कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा क्या इसमें? दिख तो रहा होगा बेटा। यस सर। नहीं सर, लेट ज्वाइन किया सर अब। नहीं तो यही है, यहीं से शुरू। अच्छा अच्छा, वो न्यूमेरिकल जो किए थे, ये वाला। हो गया सर। ठीक है, तो इसको नोट करो सब। आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है सबको बेटा? Yes, sir. यस सर। ये जो एसपीएम है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बना रहता है या तो पॉलीमर से, जैसे सेलोफेन। सेलोफेन ये एक तरह का पॉलीमर है, या फिर एनिमल्स का ब्लैडर, जैसे पिग्स ब्लैडर। और भी बहुत सारा चीजों का बना हुआ रहता है, कॉपर, फेरोसाइनाइड एंड मेनी मोर। सिर्फ इसमें जानने वाली बात है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह का मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करता। ये ध्यान में रखना है। हो गया? Yes, sir. यस। देखो, हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है। अभी अंग्रेजी में हम बोले थे, उसको पहले लिख लेना, फिर समझेंगे। ओपी लिखते हैं, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन more concentrated solution side due to osmosis at osmotic equilibrium.
it can also be defined as the minimum pressure which should be applied to more कौन लिख रहे हैं मतलब concentrated solution side just to stop process of osmosis। पहले इसको नोट कर लो फिर समझाते हैं। हो गया? यस यस सर। सर। अब समझने के लिए फिर से मैं इसके पीछे वाला स्लाइड में जाता हूं। देखो सब ध्यान से, ये लेस कॉन्सेंट, पहले ये बताओ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो करता है एसपीएम के थ्रू? सॉल्वेंट। 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 किधर से किधर फ्लो करता है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से मोर की ओर कि मोर से लेस की ओर? लेस से मोर की ओर लेस से मोर की ओर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? टिल इक्विलिब्रियम। जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के चलते ही फ्लो हो रहा है, उसको कहेंगे कि कंसंट्रेशन बराबर हो गया। अब हो गया तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो सॉल्वेंट और आवाज कट रहा है अच्छा आज क्लियर नहीं है सर। अभी आएगा। अब जा रही है मेरी आवाज क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जैसे ही बराबर हुआ ना बेटा, कि अब तो कोई ड्राइविंग फोर्स रह ही नहीं गया, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के चलते ही हो रहा था, तो बराबर हो गया तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन तब तक कुछ सॉल्वेंट फ्लो कर चुका था मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, और अगर हम कैपिलरी इस तरह से बना दें तो राइट हैंड साइड यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्यूशन राइज करना शुरू करेगा और लेफ्ट वाला के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा हाइट कुछ जनरेट हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट होगा, ध्यान से सुनो, ये जो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं जा रही? यस सर आ रही है। ठीक है तो सब म्यूट कर लो बेटा। तो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट होगा ना, तो यही एक्स्ट्रा हाइट के चलते किसी भी लिक्विड कॉलम में लिक्विड पड़ा है तो प्रेशर, फिजिक्स में पढ़ते हो, प्रेशर जनरेट होता है। तो वही जो प्रेशर डेवलप्ड होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, किधर प्रेशर डेवलप हुआ? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में। किस तरह का? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हुआ एक्स्ट्रा हाइट H के चलते, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से पुकारते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ही अगर प्रेशर शुरुआत में ही, जैसे लेफ्ट वाला सॉल्यूशन और राइट वाला सॉल्यूशन हम लोगों ने सेपरेट किया था ना, जितना प्रेशर ये डेवलप हुआ शुरुआत में, उतना प्रेशर अगर हम अप्लाई कर दिए होते
मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, तो वो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो ही नहीं करता। यानी कि वह मिनिमम प्रेशर जो कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में आप अप्लाई करेंगे, जिससे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो ही नहीं, तो उस मिनिमम प्रेशर को भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से पुकारते हैं। तो दोनों बात सेम ही है और दोनों तरह का डेफिनेशन याद आपको रहना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हुआ उसको भी कहेंगे, या फिर मिनिमम प्रेशर शुरुआत में जो अप्लाई कर देते हैं जिससे ऑस्मोसिस होता ही नहीं उसको भी कहेंगे। ध्यान में रखना है कि मिनिमम प्रेशर जो डेवलप पूछता है, मिनिमम प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड टू किस साइड में, टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करेंगे, जिससे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो, तो उस मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये पाई से, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही ना पाई। तो किसी भी एक कॉलम में लिक्विड है और उसके चलते यदि प्रेशर निकालना, तो एक फार्मूला पढ़े होगे DGH, गैसियस स्टेट में हम भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स में आपने भी पढ़ा होगा। डी क्या, डेंसिटी, जिसको रो भी लिखते हैं, रो GH पढ़े हो सब? यस सर। हाँ, तो ये पाई जो है Yes, sir. बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को अब हम हर जगह पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पाई के लिए ये फार्मूला DGH एक होगा। कोई भी लिक्विड कॉलम रहता है तो उसके चलते प्रेशर इतना होता है, जहां पर कि जो D है ना, वो डेंसिटी है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यदि इफ सब ऐसा यूनिट में पुट करें, यानी पाई जो है वो इन पास्कल है। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल कहो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो, दोनों बात सेम होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पाई का यूनिट पास्कल है, तो सब यूनिट ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। यानी ये जो डेंसिटी है वो भी होना चाहिए ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, है कि नहीं? डेंसिटी का यूनिट। जी का मान ऐसा यूनिट में 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट होना चाहिए मीटर में। ये जो h है एक्सेस हाइट है, यूनिट सही रखोगे तो आंसर सही आता है, एक्सेस हाइट इन मीटर। तो इस फार्मूला से यदि हाइट दिया रहे, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया रहे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू हम लोग पास्कल में निकाल सकते हैं। नोट कीजिए। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखो, Yes, sir. अब जरा यहाँ पर देखो, इसके पहले वाले स्लाइड में जाते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे बताना। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर शुरुआत में ही राइट हैंड साइड यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, इधर में ये जो जिधर कर्सर है, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगा दिए होते तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन यदि प्रेशर मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिए होते, तब क्या होता? सोच करके बताओ। सॉल्वेंट लेफ्ट साइड फ्लो कर जाता सर। हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब उल्टा फ्लो हो जाता। ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है ना, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में शुरू हो जाता, उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, आरओ जो घर में लगा हुआ रहता है ना, इसी फंडामेंटल पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये यहाँ पर, यानी कि आप आरओ का जो पानी पीते हो ना, उसका फंडामेंटल पता होना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस।
जिसको कि आरओ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो इसको हम लोग समझते हैं एक लाइन लिख करके, पहले इसको साथ में नोट कर लोगे। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिख दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर is applied to more concentrated solution side then solvent molecules start flowing from more concentrated side to less concentrated side. It is called reverse osmosis. पूछता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसको कि हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। घर में जो इंस्ट्रूमेंट आरओ का लगा हुआ रहता है वो कुछ इस तरह से होता है। इधर से टैप वाटर आया, टैप वाटर में रहता है सॉइल्ड, कुछ कंकड़ पत्थर, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो टैप वाटर इधर से एंटर किया नल से, और ये जो मशीन है इसमें एक प्रेशर अप्लाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है यहाँ पर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर अप्लाई करने वाला, और एक कनेक्टेड होता है कहाँ से, एक कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिसिटी से, प्लग लगा देते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर जो है ना, पी का मतलब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, किससे ज्यादा, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है। और यहाँ पर लगा दिया एसपीएम। जब आरओ खराब होता है ना तो उधर से मैकेनिक आता है, कहता है कि आपको आरओ खराब हो गया है और इसमें मेम्ब्रेन चेंज करना है। तो जो मेम्ब्रेन होता है सबसे कॉस्टली चीज होता है, यही 3000-4000 का होता है। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो वाटर आया कैसा है, सॉइल्ड का, सॉइल्ड वाटर है, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। कंकड़ पत्थर पता नहीं क्या क्या इसमें, कंकड़ पत्थर तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें मिला हुआ रहता है। सॉइल्ड वाटर है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज वगैरह, मिट्टी वगैरह मिला हुआ है। अब क्या होगा, इधर या तो कुछ नहीं या तो प्योर वाटर है। तो प्रेशर इतना अप्लाई कर देता है जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो जो सॉइल्ड वाटर है यही मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन साइड। तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है उल्टा फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड इधर प्योर वाटर निकल करके आना शुरू हो जाता है, क्लीन वाटर। यानी पहले तो पानी इधर थोड़ी ना रहता है, अगर पानी नहीं भी हो, इतना प्रेशर अप्लाई कर दे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो निकल करके बाहर आना शुरू ही हो जाएगा, इधर आना शुरू हो जाएगा, अब क्लीन वाटर हो गया। तो अब इसको ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे बल्कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसी नेचुरल ढंग से छोड़ देते, इधर प्योर वाटर होता तो इधर सॉइल्ड वाटर होता,
ये इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहता तो प्योर वाटर फ्लो कर रहा होता राइट हैंड साइड की ओर, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहा होता सोल्यूशन की ओर, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन मामला हो गया उल्टा, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिए तो सॉइल्ड वाटर से क्लीन वाटर निकल करके हम लोग को मिलना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नोट कर लो, यही आरओ है। आरओ का फंक्शन ऐसे ही काम करता है। इसमें 2-3 फिल्टर लगे हुए रहते हैं और भी। हो गया, सबका हो गया। Yes. Yes, sir. तब जरा देखो बच्चे, इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। टू सॉल्यूशंस, कोई भी दो सॉल्यूशन है, हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर at same temperature are called isotonic solution. मतलब ऐसा दो सॉल्यूशन जो कि सेम ही टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रखता हो। दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है और दोनों बराबर है, तो कहेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना। और जनरली जो कंपेयर किया जाता है वो सेम टेम्परेचर पे किया जाता है। और मान लो कि दो सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। इफ आउट ऑफ टू सॉल्यूशन one solution has greater osmotic pressure, then it is called hypertonic। हाइपर का मतलब ज्यादा, and other solution is called hypotonic। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। मान लो दो सॉल्यूशन है और उन दो सॉल्यूशन में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। बड़ा आसान सा चीज है। और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का बराबर है
तो कहेंगे आइसोटोनिक। नोट कर लो, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बराबर हुआ तो आइसोटोनिक, और बराबर नहीं हुआ तो जिसका ज्यादा है वो हाइपर है और जिसका कम है वो हाइपो है। हाइपो का मतलब ही होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। वांट sir. ऑफ, अब न्यूमेरिकल तो करना है ना, अभी तो हम लोगों ने सर थ्योरी सर नहीं लिख पाए सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार बैक करिए ना। अच्छा लो ना, लिख लो तुम आराम से यार, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है या लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जल्दीबाजी नहीं है। आप बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हो गया। सर इसके प्रीवियस पेज प्रीवियस वाला ये लो। कहाँ चला जाता है जी, खाने उन्हें चला जाता है क्या बीच में? हो गया सर, हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया, चलो फिर तो ये छठा, वांट ऑफ इक्वेशन। न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए ना भाई, तो एक इक्वेशन इसको कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। साइंटिस्ट थे वांट ऑफ, उन्होंने एक फार्मूला दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का। ये पाइप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का CRT होता है। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी। देखो ये फार्मूला कुछ ऐसा ही है जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस जैसे बिहेव करता है ना, इन्होंने फाइंड आउट किया, इन साइंटिस्ट लोगों ने, कि इसका बिहेवियर भी आइडियल गैस जैसा ही होता है। आइडियल गैस के लिए क्या फार्मूला होता है? PV = nRT, है ना। आइडियल गैस के लिए देखो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ हम P लिखें तो n नंबर ऑफ मोल किसका? गैस का, डिवाइड बाई V का मतलब क्या? वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल, गैस एक सॉलिड की तरह अगर बिहेव करे तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, यही तो मोलारिटी होता है, मोलारिटी। इसी मोलारिटी को हम C कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, CRT, यानी P = CRT। ये किसके लिए लिखा? गैस के लिए। दिस इज फॉर गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर भी जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आइडियल गैस के जैसा ही बिहेव करता है। और उसके लिए भी फार्मूला जो आता है एक्सपेरिमेंटली, पाई = CRT ही होता है। जहां पर कि फार्मूला तो याद कर ही लेना है, इसमें जो टर्म है उसको बढ़िया से यूनिट के साथ याद रखना है। वेयर पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का इन ATM, एटमॉस्फेयर में, तो इसके लिए C जो होना चाहिए ना, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है, मोलारिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको मोलारिटी भी कहते हैं। ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ C, मोलारिटी। R का वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर वाला, सब गड़बड़ नहीं पूछ करोगे, 0.0821, ये वाला वैल्यू, ये एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ये फार्मूला होता है। आर का वैल्यू ये पुट करना है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी जो होगा वो, और प्रेशर पाई का वैल्यू एटमॉस्फेयर में आएगा, एंड टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही होता है। ये डिफरेंस नहीं है, वैल्यू पुट करना है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर फार्मूला में हमेशा केल्विन में ही पुट करते हैं, तो प्रेशर पाई आ जाएगा। सर एक और पाई का फार्मूला बताए थे, DGH, वो भी है, वो फिजिक्स वाला फार्मूला है, और एक केमिस्ट्री वाला फार्मूला है। वो फिजिक्स वाला DGH जो फार्मूला है इसके बराबर ही होगा, कब? जबकि दोनों का यूनिट सेम रखोगे। वहां बताया था पास्कल में, तो पास्कल को चेंज करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में यदि चेंज आपने कर दिया तो इस CRT के बराबर हम उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का, यही वाला है,
इसको आपको याद कर लेना है। अब एक पॉइंट देखिए लो, तो यहां पर हम कह सकते हैं, अभी पढ़े थे ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है, यानी दो सॉल्यूशन है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 के बराबर। और नॉर्मली जब भी हम लोग चेक करते हैं कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है कि नहीं, तो टेम्परेचर क्या करते हो, सेमी रखते हो, कंपेयर करते हैं जब टेम्परेचर सेमी होता है। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, C1RT, पहले वाला का फॉर्मूला, दूसरे वाला के पाई के लिए C2RT। तो टी का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मोलरिटी यदि बराबर है दो सॉल्यूशन का, तो हम कहें कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। एक और चीज अभी सीखे थे कि यदि किसी एक का ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, ऑब्वियस सी बात है यार, पाई 1 बड़ा होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा। तो अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे से ज्यादा है, अर्थात एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला जो है सॉल्यूशन वो हाइपर है, सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है पहले के रिस्पेक्ट में। नोट कर लो, हाइपो का मतलब कम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये फॉर्मूला है ही है, और ये आइसोटोनिक पर भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पता करो कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है कि नहीं, दो सॉल्यूशन दे देगा और पूछेगा कि आइसोटोनिक है कि नहीं, या कहेगा कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, एक का कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो दूसरे का क्या होगा। हो सकता है एक का कंसंट्रेशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहे और दूसरे का मोलरिटी पूछते, ऐसा भी कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक में बराबर होता है। हो गया सर। सबका हो गया, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. चलो, तो ये थ्योरी हुई, फार्मूला हुआ। अब समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट osmotic pressure of 1 molar aqueous solution of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा, मोलारिटी दिया हुआ है, तो तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आ गया, पाई इट इज इक्वल टू CRT। एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेशन यदि दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी 1 के बराबर, आर का वैल्यू सही पुट करोगे 0.0821 एटमॉस्फेयर वाला, एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। ये जो टेम्परेचर दिया है ना, डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में चेंज करोगे तो 273 जोड़ते हैं, तो केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन, तो 300 से गुना कर दिया
तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके और आंसर लिख सकते हैं, 24.63 आ जाएगा एटमॉस्फेयर। इजीएस्ट क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया तो ये बताओ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव है कि नहीं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ेगा, Cognitive. हाँ कॉलिगेटिव है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ेगा तो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है बेटा सबको? Yes, sir. हाँ ठीक है। हाँ बीच में गायब हो सकता है, अभी हमें दिखाया था कि इंटरनेट थोड़ा सा वीक है इसलिए पूछा। तो बताओ कि सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी सॉल्यूशन में तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा सर। सोच के बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर थोड़ी है, बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर Yes, sir. बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। ये देखो, ये इंक्रीज नोट करेगा करना है। सर। हाँ ध्यान ये देना है कि ये जो पाई है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तुम्हारा, लेकिन एकदम क्लियर सुनाई पड़ रहा है। अब मेरी आवाज जा रही है एकदम क्लियर की या नहीं? आवाज क्लियर जा रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ सबको? Yes, sir. तो यहाँ से देखो रटना नहीं है, पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और तुमको पता है मोलारिटी जो होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यही ना होता क्या, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मोल इसका हम अगर बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो पाई का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सर आपका आवाज लैग कर रहा है। अच्छा लैग कर रहा है। नहीं अभी हम बोल नहीं रहे, अभी बोल रहे हैं। अब जा रही है आवाज? Yes, sir. यस सर। नहीं अब जा रही है कि नहीं? बीच में तो हम बोल नहीं रहे थे, अब जा रही है बेटा सबको? Yes, sir. आ रही है। वेरी गुड। तो कह ये रहे हैं कि सॉल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। यानी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े ना, उसमें 2 बढ़ता है और 2 घटता है। वेपर प्रेशर घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। कभी भी सॉल्यूट का पार्टिकल हम डालेंगे, ज्यादा करेंगे तो उसके अनुसार बढ़ने वाला ज्यादा बढ़ेगा और घटने वाला ज्यादा घटेगा। प्रभाव ज्यादा होता है तो बढ़ने वाला ज्यादा बढ़ेगा और घटने वाला ज्यादा घटेगा। जैसे जैसे सॉल्यूट का पार्टिकल तुम बढ़ाओगे ना तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा घटेगा, वेपर प्रेशर और ज्यादा घटेगा, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। 2 बढ़ने वाला ज्यादा बढ़ेगा और 2 घटने वाला ज्यादा घटेगा। ये ध्यान में रखना है। इस पर आगे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सर बैक करिए। हो गया सर। कैलकुलेट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10%, 9% रहने देते हैं, 9% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज at 27 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर भी पाई ही पूछा, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म डायरेक्टली मोलरिटी न दे करके परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिया। तो पहले तो हमें ये समझना है कि फार्मूला तो वही लगाना है, पाई इक्वल टू CRT। दिमाग में आया, R पता है, T पता है, ये कंसंट्रेशन मोलरिटी डायरेक्टली नहीं दिया। कोई बात नहीं, आपको पढ़ने आता है, कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन आता है। तो क्या करेंगे, 9% वेट बाई वॉल्यूम जो है सबको आता है, इसका अर्थ है। मैंने बहुत बार पूछा, आप लोगों ने अर्थ बताया भी है। इसका अर्थ, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है 100 ml सॉल्यूशन में 9 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट है ग्लूकोज, सॉल्यूट है। तो यहीं से पढ़ करके ना हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। 9 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया, किसका, सॉल्यूट का। कितना, तो 9 को डिवाइड कर दिया। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, यानी कि 9 दूना 18, 1/20 आएगा, 1/20 नंबर ऑफ मोल मिला सॉल्यूट का। और 100 ml सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। 100 ml का मतलब लीटर में कितना, 0.1 लीटर। हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। सी का मतलब क्या, मोलरिटी चाहिए। ये क्या होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1/20 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 0.1 है, यानी 0.5, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या, 0.5 मोलर। क्या मिला, सी मिल गया। अब तो काम आसान हो गया, सी का वैल्यू पुट करेंगे 0.5, आर का वैल्यू पुट करोगे 0.0821 एंड टेम्परेचर केल्विन में 300। तो आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में 19.7 ऐसा कुछ आएगा, देख लेना, एटमॉस्फेयर। ये 12.31 आएगा, 12.31 ये यस सर, उतना ही है ना। हाँ 12.31 आ रहा है। है। हाँ तो इसको नोट कर लोगे, 12.31 आ रहा है। ये आ रहा है 12.31 ATM। ऐसे भी गुना करो तो 18 दूना 18 के 24 हो गया, बटा 2, 12 के आसपास। हो गया बेटा सबका, Yes, sir. ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। $500 ml aqueous solution contains 12 gram urea and 36 gram glucose at 27 degrees Celsius. Calculate osmotic pressure of solution। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 2 सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट नहीं बल्कि 2 सॉल्यूट है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ग्लूकोज है कि फ्रैक्टोज है कि यूरिया है कि कौन सा है कि नहीं। सिर्फ कंसर्न नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या,
उसके मोलारिटी पर, मोलारिटी जो भी कंसंट्रेशन टर्म उस पर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ ध्यान रखना है। इसमें दो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट पानी है, उसमें 2 सॉल्यूट, एक यूरिया है और दूसरा ग्लूकोज है। तो बेसिकली क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ओवरऑल कंसंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल किसका, यूरिया का, मास दिया हुआ है कितना ग्राम, 12 ग्राम। इसका मोलर मास बहुत बार सिखाया है 60 होता है। तो 1/5 मोल यूरिया का उस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। और ग्लूकोज का GLU लिख दिया, मतलब ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल, मास दिया है 36 ग्राम और मोलर मास 180 होता है। तो ये हो गया 1/5 मोल, यानी दोनों का 1/5 मोल उस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, टोटल सॉल्यूट का मोल के लिए दोनों को जोड़ देना, दोनों ही सॉल्यूट है, 1/5 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। टोटल मोल आपके पास सॉल्यूट का ये रहा। आप क्या करेंगे, हमको फार्मूला अप्लाई करने के लिए, पाई अप्लाई करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आर और टी तो हमको पता ही है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ये कैसे निकालोगे, टोटल जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का है, किसी एक का नहीं, दोनों को जोड़ करके और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 2/5 या 0.4 भी लिख सकते हैं इसको, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, ये 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो 0.5 लीटर। 0.5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, अब ये जो 4/5। 4/5 यानी कि 0.8 आ रहा है, यस 0.8 मोलर। तो कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर दिया 0.8, आर का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में, 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन, ये एटमॉस्फेयर में आंसर आपका मिल जाएगा। ये कैलकुलेट करो कितना रहा है, 19.7 7 Yes, sir. 69 या 7 अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं, कितना एटमॉस्फेयर, यही आंसर हो गया है ना, आंसर आ गया। तो कैसा भी क्वेश्चन दे, पहले देखो कि उस फार्मूला में किन किन चीजों की जरूरत है, दी हुई इन्फॉर्मेशन से उसको लाने का प्रयास करो, यूनिट सही रखो। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या गलती करता है, फार्मूला वगैरह सब याद है, आर का वैल्यू गलत पुट कर देगा, यूनिट गलत पुट कर देगा, जहां पर रखना है लीटर में पुट कर देगा ml में, या ml में पुट करना है लीटर में कर देगा। तो वो सब खास ख्याल रखोगे तो कभी भी एरर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। ये भी जारी रहेगा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग और भी लेंगे, अभी 3-4 अभी और लेंगे कम से कम, और फिर पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे जबकि कोई सॉल्यूट ना तो टूट रहा है ना तो जुड़ रहा है, ग्लूकोज था, 1 मोल लिया था तो 1 ही मोल था। लेकिन अगर कोई एक सॉल्यूट ऐसा है जो कि सॉल्वेंट में डालने पर टूट, जैसे NaCl आयोनिक होता है, वो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो उस केस में सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या चेंज करेगी, और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज करता है तब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।